अक्षय भाई का आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों से बात कर सकें, आप लोगों से आके चीज़ों को डिस्कस किया जा सके। और जब भी इस ऑगस्ट गैदरिंग से हम बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और टू वे ट्रैफिक रहता है। और इट इज़ ऑलवेज़ बीन अ प्लेजर टू बी इन द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इसके साथ साथ मैं जो हूँ क्या कहते हैं आशिक अली राना साहब जो हमारे बेसिकली लीगल काउंसिल हैं पीआरएफ के, उनका बड़ा मशहूर हूँ। मैं अपने सदर जो पीआरएफ के हैं अहमद अली एहसान साहब, उनका बड़ा मशहूर हूँ कि वो उन्होंने अपना एफ़र्ट दिया, टाइम दिया इस चीज़ को लेके। और हम इनक्रेज करते हैं इस चीज़ को कि हम बीइंग प्रोफेशनल लोगों के साथ अपनी चीज़ शेयर करते रहें। और काशिफ भाई का ख़ास तौर पे हम बहुत मशहूर हैं क्योंकि एक अपनी एफ़र्ट करते हैं, हम लोगों को कोशिश करते हैं इंगेज करने की कि हम यहाँ आ सकें और अपनी जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। डेफिनेटली जी इसके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काशिफ साहब ने उठाए हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी डिस्कशन है हम भी आपसे सीखते हैं और जानते हैं चीज़ों के बारे में। तो उसमें यही है कि जी मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा, कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए जनाब माज़रत है। अच्छा ये जनाब मेरा छोटा सा तारुफ है, मैं फेलो मेंबर हूँ आई कैप का और ACCA का। मैं चेयर करता हूँ प्रोफेशनल रिसर्च फोरम को। प्रोफेशनल रिसर्च फोरम जी हमारा छोटा सा एक फोरम है जिसके अंदर एडवाइज़र्स, लीगल एडवाइज़र्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, FCAs, ICWs तमाम शामिल हैं। और काशिफ साहब जैसे दोस्तों के ज़रिए और बाकी दोस्तों के ज़रिए हम फ्री एडवाइजेस लोगों को देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग नॉलेज। हम सेमिनार्स करवाते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा जो एक चीज़ है कि हमने ICW भी रिसेंटली करवाया और उसमें एक पाकिस्तानी ने ग्लोबल टॉप भी किया हमारे फोरम के ज़रिए। और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, आई एम एन एंकर पर्सन फॉर द प्रोग्राम एज वेल। खैर ये एक मुख्तसर सा जी मेरा तारुफ है। अच्छा मैंने जब इसको स्टडी किया इस तमाम चीज़ को तो मैंने ये देखा कि जनाब इसमें क्या क्या चेंजेस आई और क्या चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं और क्या मेजर चीज़ें हैं। तो मेरी जो आज की जनाब प्रेजेंटेशन है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दिस इज़ इन अ मैनर कि मैंने इस चीज़ को काबिल गौर रखा है कि कौन कौन सी मेजर चीज़ें जो है ना काश साहब वो हिट हुई हैं और किस तरीके से उनका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा एक तो बात टू स्टार्ट ऑफ जो काशिफ साहब ने बात की, जो पूरा ऑर्डिनेंस है और इसमें जो चीज़ें दो चार बातें कमेंट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ। कि देखें पहली बात तो ये है कि बहुत सी चीज़ों को स्क्वीज़ आउट किया गया और माज़रत के साथ मैं यहाँ पे ये कहने से कासिर नहीं हूँगा कि इम्प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं और होमवर्क कोई नहीं है। हमारा होमवर्क कोई नहीं है कि किसी भी चेंज का क्या इम्पैक्ट आएगा और उसके लास्टिंग इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि हम जो हमारी प्रैक्टिकल एज ए कंट्री इस टाइम सिचुएशन है, जिस जगह हम खड़े हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, FATF की ग्रे लिस्ट की अगर आप बात करें, IMF की आप बात करें, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए समझ ये आती है कि हम काफ़ी हद तक चीज़ों को एक प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक अप्रोच के ज़रिए नहीं लेके चल रहे। हर चीज़ की चेंजेस में जनाब दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप देखते हैं कि आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये ज़रूर है कि जी डिज़ाइन जो है उसको ये भी देखना ज़रूरी है कि आया वो ऑपरेशनल भी है कि नहीं, क्या वो चल भी सकता है या कि नहीं चल सकता। तो पहला जो इसमें सर मसला है वो ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री की जो एक डेफिनेशन है इसके साथ हमेशा से प्ले विद किया जा रहा है और हमेशा से प्ले विद करते आए हैं। और इस दफ़ा भी इन्होंने यही किया है कि इसको मज़ीद स्क्वीज़ आउट करते हुए जो 10 मिलियन की लिमिट है उसको 8 मिलियन तक ले आए हैं, जो कि अगेन हमें समझ में नहीं आती कि इसकी क्या वजह है। कॉटेज इंडस्ट्री एक आपका ऐसा अदारा है जो कि बेसिकली आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको प्रमोट करता है और हम उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं। अभी काशिफ साहब ने बात की जी 236GH के वाले से, तो इसमें यह है कि देखें विद होल्डिंग टैक्स को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो लॉ है वो बेसिकली इस जगह जा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटेड तरीके के साथ लॉ की कंप्लायंस हो जाए और FBR को लॉ की कंप्लायंस के लिए कोई एफर्ट ना करनी पड़े। विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं चैम्बर में बैठा हूँ तो कुछ बातें मैं ऐसी भी करूँगा जो कि क्रिटिसिज्म की भी होंगी, लेकिन दैट विल बी ऑन पेपर, इट इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं खुद से कह रहा हूँ, ये पेपर पे जो नज़र आता है हम वो बात कर रहे हैं। कि देखें जी 236GH को कनेक्ट किया गया है इसके साथ टीयर 1 रिटेलर के साथ और फिर ये कहा गया है कि जो 236GH के अंदर शामिल आ जाता है, यानी कि उसके 12 कंसेक्टिव मंथ्स में एक्सीड कर जाता है एक सर्टेन थ्रेश होल्ड जो भी ऑफिशियल गजट में डिफाइन किया जाएगा, उसको फिर टीयर 1 रिटेलर में कैटेगराइज किया जाएगा। अच्छा अब सवाल ये कि 12 मंथ्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, टीयर 1 रिटेलर का जो आगे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मेजर इशू है वो ये है कि येट अगेन आप टीयर 1 रिटेलर का जो एम्बिट है उसको बढ़ाते जा रहे हैं और आपके पास आज की डेट में भी पूरा 100% सिस्टम नहीं है कि आज भी जितने हमारे टीयर 1 रिटेलर्स हैं उनको हम पॉइंट ऑफ सेल पे ला सकें। उसके बारे में भी जो चीज़ें की गई उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा सर एक और जो बड़ा मेजर सेक्टर है हमारा फार्मास्यूटिकल का,
उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल में ये हुआ है कि जी ये आपका जो 104 और 106 क्लॉज आती थी बेसिकली, जो कि एक ड्रग रेगुलेटरी एक्ट और चैप्टर 30 ऑफ जो कस्टम्स है उसके तहत बेसिकली टैक्स किया जाता, एग्जाम किया जाता था इसको 6 शेड्यूल में। अब इन्होंने क्या किया है कि इसको जीरो रेटेड में ले गए, और उसका इम्पैक्ट ये है कि चाहे रॉ मटेरियल हो फार्मास्यूटिकल का या चाहे फिनिश गुड हो, इवन हर्बल मेडिसिन, क्योंकि कल मेरे से हर्बल मेडिसिन के बारे में भी क्वेश्चन किया गया, आपके चैम्बर की ही एक साहिबा थी जिन्होंने सवाल किया, तो उसमें भी यही है कि जी जो फिनिश प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करेंगे वो एट द पॉइंट ऑफ इंपोर्ट वो आपको टैक्स होगी, लेकिन अल्टीमेटली जब आप सप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो रेटेड है। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारा सवाल यही है, कोविड आया, काशिफ साहब नोज, हमारी इस पर डिस्कशन भी हुई कि जो पॉकेट रिफ़ंड की दी जाती है और जो रिफ़ंड्स हमारे रिलीज़ करने होते हैं उसका जो गैप है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो हम क्यों इस तरह का लॉ बनाते हैं जिससे रिफ़ंड का गैप ज़्यादा होता जाता है? या तो हम इस चीज़ को लेके आए कि हम रिफ़ंड दे सकते हैं, अगर हम रिफ़ंड नहीं दे सकते तो हम इस तरह का लॉ, तो ये अगेन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है, और इससे एक इम्पैक्ट जो हम डिनाई कर रहे हैं अभी तक जितनी मेरी डिस्कशन हुई है, लेकिन मेरे काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल के क्लाइंट्स हैं, सम ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज विच आई एम डीलिंग, तो वो यही कहते हैं कि जी इसका अल्टीमेटली हिडन या नॉट हिडन इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ जो सर आई है जो कि शेड्यूल 3 था हमारा, बेसिकली जो थर्ड शेड्यूल था सेल टैक्स का, इसमें ये था कि जनाब जब कोई आइटम हमने थर्ड शेड्यूल के साथ, ये काबिल गौर बात है कि हमने निकालनी है या इंक्लूड करनी है, तो इसकी अथॉरिटी जो थी ना जनाब वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम देखें एसआरओ कल्चर से हम निकलना चाह रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम एसआरओ कल्चर से निकलना चाह रहे थे, और तमाम ये जब गवर्नमेंट आई और मामलात हुए तो उस वक्त जो नज़रिया था वो ये था कि जी एसआरओ कल्चर से निकला जाए। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन में जहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुई है उसमें वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी CNIC जो है ना देने की ज़रूरत नहीं है, आप रिटेलर हैं और वो 50,000 से ऊपर की या जो भी प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड ये करते हैं उससे ऊपर की परचेज करता है तो आप उसका CNIC लेंगे, बात डेफिनेटली सिस्टम इन प्लेस होगा, उसके लिए सारा कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले कहा कि ओनर्स ऑफ कंप्लायंस, देखिए ओनर्स ऑफ कंप्लायंस भी आप टैक्स पेयर पे शिफ्ट करते जा रहे हैं, और वो कंप्लायंस मेरी ज़ात की नहीं है, वो दूसरे की ज़ात की है, तो वो भी अल्टीमेटली यानी मैंने दूसरे का CNIC भी FBR के बिहाफ पे देखा जाए तो वेरीफाई करके देना है, विच टू मी डज नॉट साउंड लॉजिकल। अच्छा, ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ की मैं बात करूं, कई दफ़ा हम कहते रहे हैं कि देखें जनाब, आप जब एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं और उसका आगाज़ करते हैं तो आप सिखाते हैं, हम इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है कि हम सडन चेंज की तरफ जाएं, ना ही हम इस चीज़ के ऊपर चल सकते हैं कि हम कह जी वन फाइन मॉर्निंग में कौन सा बच्चा हो जाएगा, तो इस तरह मामलात नहीं चलते। जबकि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक बड़ी मेजर चेंज हम लेके आए हैं जो कि काबिल गौर है। हम ये कहते हैं कि जनाब अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंस्टॉल किया, आपसे गलती हो गई और आपने इंस्टॉल कर दिया और उसमें नज़र आ गया कि आपने कोई चीज़ मिस की है या आप मिस डिक्लेरेशन कर गए हैं, ये चीज़ साबित हो जाए, या आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाते नहीं हैं, दोनों सूरतों में चलें, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ना लगाने में तो फिर किसी हद तक मैं कहूँगा कि समझ आती है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब अगर आप मिस डिक्लेयर भी कर रहे हैं ना, तो हम जो आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, जो आपकी दुकान है, जो आपका लगा कारोबार है, उसको एट द स्पॉट सील कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, ठीक है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये एक हार्श अमेंडमेंट है, और इस तरह की हार्श अमेंडमेंट अगेन जो है ना एक नेगेटिव साइड पे लेके जाएगी। अच्छा सर, जो शुगर है उसको भी थर्ड शेड्यूल से निकाल दिया गया है, एक्सेप्ट के जहाँ पे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और फार्मास्यूटिकल बेवरेज या कॉन्फेक्शन इंडस्ट्रीज़ के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद जो ज़ीरो रेटिंग है फिफ्थ शेड्यूल की, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को निकाला गया है। मेजर जो इसमें है वो मैं इधर आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, कि उन्होंने कहा जी ड्रग रजिस्टर्ड अंडर ड्रग्स एक्ट 1976 और मेडिकमेंट्स एज क्लासिफाइड अंडर चैप्टर 30 जो बेसिकली कस्टम एक्ट का है, इसमें उन्होंने पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है उसको भी ज़ीरो रेटेड कर दिया है, यानी वो भी एग्जाम्पशन से निकल गया है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। अब अगेन समथिंग न्यू फॉर मी कि पेट्रोलियम, जहाँ पे पेट्रोल के इतने क्राइसिस हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उधर हम उन चीज़ों को हिट कर रहे हैं जिनको हमें हिट शायद नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी मज़ाक़ा खेज़ सी चीज़ है जो कि शायद हमारा इस समझ लें कि जो एक ड्राई सब्जेक्ट है उसके अंदर हमें भी थोड़ा सा लाइटर नोट पे देगी चीज़ है कि जनाब वो ये कहते हैं कि जो इन्फेंट्स का मिल्क है ना जी, वो ज़ीरो रेटेड ज़रूर है,
लेकिन वो कहते हैं उसके लिए एक उन्होंने शेख निकाली है जो कि बड़ी एक मज़ेदार किस्म की है। वो कहते हैं कि ये 200 ग्राम का जो दूध है बच्चे का, जो पाउडर मिल्क आप चूज़ करते हैं, अगर तो उसकी प्राइस 500 है रिटेल प्राइस, तब तो वो जीरो रेटेड है। लेकिन अगर 500 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल है, यानी वो 17% में चला जाएगा। नाउ टू मी दिस साउंड वेरी अब्सर्ड अगेन, कि जनाब या तो आप उसको एग्जाम्ड करें या आप, अब देखें एक और चीज़ ये है कि अगेन एक यहाँ पे बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम यूके के टेक क्लाइंट्स के साथ भी डील करते हैं, दुबई का टैक्स भी मैंने स्टडी किया और पीआरएफ के तवज्जुह से हमने बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग वगैरह देखी। मेरा सवाल ये है कि हम अनड्यू कम्प्लेक्सिटी क्यों इनकरेज करते हैं। ये सवाल मेरा इस चैम्बर के प्लेटफॉर्म से है कि हमें ये बात उठानी चाहिए कि वाई डू वी इनकरेज अनड्यू कम्प्लेक्सिटी। और ये जितने भी हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के भी दोस्त माशा बैठे हैं एग्री करेंगे कि जी ये अगेन एक अनड्यू कम्प्लेक्सिटी जो है उसको इनकरेज किया जा रहा है। अच्छा, एग्जाम्पशंस की अगर मैं बात करूं तो जनाब एग्जाम्पशन का वक्त निकलता जा रहा है और एग्जाम्पशन जो है मुझे लगता है शायद एक ख्वाब खरगोश वाली बात रह गई है काश साहब। और इसमें यह है कि एग्जाम्पशंस बेतहाशा निकाल दी गई हैं और इसको मैंने आपकी आसानी के लिए लिस्ट डाउन किया है, लेकिन चंद अदद जो मुझे लगी क्योंकि बड़ी क्रिटिकल हैं वो मैंने ज़रूर यहाँ पे आपसे हाईलाइट करूँगा। कि एक तो जी शुगर केन की जो एग्जाम्पशन है वो निकाल दी गई है। फिर एक और चीज़ बड़ी अहम होती थी, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के हजरात हैं या हमारे दोस्त जो डील करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है, कि आप किसी चीज़ को जब प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं तो टू वेरीफाई दैट प्रोडक्ट कि जी वो ठीक है या मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप सैम्पल्स इम्पोर्ट करते हैं। तो उन सैम्पल्स को भी निकाल दिया गया, यानी अगर आप सैम्पल भी इम्पोर्ट करते हैं तो वो भी 6 शेड्यूल के एम्बेड से उनको एलिमिनेट कर दिया गया फॉर मी, विच इज़ अगेन नॉट अप्रोप्रिएट। बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे जो कैटास्ट्रॉफी के लिए इम्पोर्ट थी गुड्स की वो भी खैर फ़िलहाल इन्होंने ख़त्म कर दी। मैं भी इसको रिवर्ट बैक कर दें कांट से। उसके अलावा जो SEZ की बात की थी इन्होंने काशिफ साहब ने, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जी। इनको मशीनरी इक्विपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक सेकंड दीजिएगा, 102 पे आप देखेंगे ये जो है इसको निकाला गया। अनकुक्ड पोल्ट्री मीट जो है इसको निकाला गया है इम्पोर्ट का। प्रिपोजिशन ऑफ सुटेबल फॉर इन्फेंट्स पुट अप फॉर रिटेल सेल, बेसिकली ये भी एक चीज़ इंक्लूड निकाली गई है। और मशीनरी ख़ास तौर पे जो है ये एक अगेन बहुत बड़ा इशू है। और मैं आपको एक चीज़ बेसिकली शेयर करना चाहूँगा जो बिजनेस रिकॉर्डर की है, मेरे ख्याल में स्लाइड नहीं ला सका, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। कि देखिए उसमें ये हुआ है कि हमें ये देखना होगा कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका काशिफ साहब इम्पैक्ट क्या होता है। कि देखें आप बगैर सोचे समझे चीज़ कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे एक सीनियर यहाँ पे दोस्त हैं जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि मेडिकमेंट्स की जो है या मेडिसिन की जो है जो टैक्सेबिलिटी को चेंज किया गया है, तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन मेरी कुछ और है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अब देखें यहाँ पे 2 AJK के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है सर। और उस प्रोजेक्ट के जो CEO है ना वो क्या है जी, ली राइटू, जो बेसिकली चाइनीज़ हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हैं। और जोंग जो है जिन्होंने बेसिकली जो है ना खालिद मंसूर साहब हैं जी, असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन CPAC, उनको उन्होंने लेटर लिखा है कि जनाब ये जो आप सेल टैक्स में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं इंपोर्ट के हवाले से ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड इंपोर्ट इन द लार्जर परस्पेक्टिव, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा कि तमाम जो आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, जो CPAC के प्रोजेक्ट्स आप करना चाह रहे हैं, उनके तमाम के प्रोजेक्ट्स के जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिवैम्प होंगे और वो कॉस्ट क्या वर्थवाइल रहेगी या नहीं रहेगी फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल। तो चीज़ ये है कि जब इस चीज़ का इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट है और इतना मेजर इम्पैक्ट है तो सवाल ये पैदा होता है कि उसको उस स्टेज पे क्यों नहीं देखा गया। अभी तक ये लेटर एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, जो क्योंकि रिकॉर्डर की खबर है और मैंने इसको जब टेक आउट किया, तो अभी तक ये लेटर जो है अंडर कंसिडरेशन है कि जी इसको किस तरह से लेके चला जाए। लेकिन ऑब्वियसली जो इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है वो तो बाय ऑल मीन्स, देखें हमने जो हमारा टैक्स और अवाम प्रोग्राम था, काशिफ साहब भी उसका पार्ट बनते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। हमारे दोस्त बैठे हैं जो फार्मेसीज़ को डील करते होंगे, वो मानेंगे कि जनाब वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पार्ट ऑफ कॉस्ट बनने का उसकी, विच अगेन देखें एक चीज़ ये है कि वी कैन नॉट, हमने एक माइंड बना लिया है या हम एक ऐसे विशियस सर्कल में फंस गए हैं बिकॉज ऑफ आवर डेट सिचुएशन विद IMF कि वी कैन नॉट बी अ वेलफेयर स्टेट एट द मोमेंट। मैं मानता हूँ वी कैन नॉट बी अ वेलफेयर स्टेट, बट इज़ इट नेसेसिटी कि जो सेक्टर लोगों को फ़ायदा दे रहा है हम उसी को नुकसान दें। हम अपने हेल्थ सेक्टर को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान तो ना करें उसका। तो जो हेल्थ सेक्टर काम कर रहा है उसका भी सर नुकसान हो रहा है।
टू बी ऑनेस्ट विद यू, विच इज़ सैड। अच्छा ये सर खैर काफ़ी सारी क्लॉजेज हैं जो हमने इंक्लूड कर दी हैं यहाँ पे। एक और चीज़ जो बड़ी काशिफ साहब काबिल गौर है सीरियल नंबर 21 पे, कि इम्पोर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है उसको भी 6 शेड्यूल से ख़त्म कर दिया। अब पॉइंट ऑफ सेल आप लगाना चाहते हैं, मशीनें की जो इम्पोर्ट है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है। फिर अगेन जो आइटम्स फॉर यूज़ विद सोलर पावर सिस्टम हैं या वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स, वाटर क्राइसिस आपके मुल्क का बहुत बड़ा क्राइसिस है। हम लोग बीइंग लाहौरीज, हमारे कराची के जो भाई थे, मुझे याद है बैक इन द 90s, ऑन अ लाइटर नोट बात करूंगा, मुझे याद है कराची से जब हमारा कोई दोस्त या भाई आता था ना, तो हम उसका मजाक उड़ाते थे, यार तुम खरीद के पानी पीते, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हमारा हर पाकिस्तानी खरीद के पानी पीता है और वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स यूज़ होते हैं, सारा कुछ होता है। और वहाँ पे हम बजाय इसके कि इस रियलिटी को माने, हम इसको डिसएग्री करते हैं और हम कहते हैं नहीं जनाब इस पर टैक्स लगना चाहिए। अच्छा एग्जेम्पशंस जो हैं सर्टेन ये लोकल सप्लाईज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं और इसमें आइडिया यही है कि जी लोकल सप्लाईज़ को गेन इनकरेज किया जाए। अच्छा कुछ जगहों पे मॉडिफिकेशन की गई है। एक मॉडिफिकेशन जी ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि सीरियल नंबर 7 पे है। कुछ में तो जैसे अफगानिस्तान का कर दिया गया है, वो ज़ाहिर अफगानिस्तान को कवर कर रहे हैं एडिबल ऑयल से। कुछ में इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग आप समझ लें कि लैंग्वेज की है। जो मेजर एक चेंज है वो उन्होंने जो हम रोज़मर्रा में ब्रेड, नान, चपाती, शीर माल, ये चीज़ें जो तंदूर में प्रिपेयर होती हैं उनके जो है बेसिकली उनको तो उन्होंने कहा जी एग्जाम्प्ट है, लेकिन उन्होंने कहा जनाब जो आप बेकरी से लेंगे, जो आप टियर 1 रिटेलर से लेंगे या आप स्वीट शॉप से लेंगे, वो यानी अगर मैं ब्रेड लेने जाता हूँ डॉन की तो उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन अगर मैं ब्रेड लेने जाता हूँ गोरमे की या केक्स एंड बेक्स की या किसी और ब्रांड की जो कि बेसिकली बेकरी रिलेटेड है, उसके ऊपर टैक्स है। और मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मैं जो हूँ ना जी बेकरी में चला गया, प्रोडक्ट वही है, गुनाह सिर्फ ये है कि बेकरी में चला गया हूँ। चपाती खरीदने जाता हूँ बेकरी से, उस पर टैक्स है, गुनाह क्या है कि बेकरी में चला गया हूँ। सिर्फ इतना छोटी सी गलती मैंने कर दी है और देखें ये छोटी सी गलती क्यों टैक्स आ रहा है। अच्छा फिर हम कहते हैं कि जी हमारी आवाम टैक्स नहीं देती। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का आप तूफान दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जी टैक्स नेट हम बढ़ा नहीं पा रहे। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो तूफान है, यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से ये एक शर्मिंदगी की बात है और ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात उन लोगों के लिए है जो कहते थे कि FBR जो है ना टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सकता है। तो यू हैव फेल्ड बीइंग FBR टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, जिसकी वजह से जी ये सूरत पैदा हुई है सर। अच्छा अगेन रिड्यूस रेट के साथ फिर 8 शेड्यूल जो कि मैंने आपको बताया कि रिड्यूस रेट का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ फिर जनाब प्ले विद किया गया और उसको स्टैंडर्ड रेट पे ले आए। और उसमें अगर चीज़ों के नाम मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि जी ये क्या हुआ है। बटर भी है जनाब, क्रीम भी है, देसी घी भी है, योगर्ट भी है, ठीक है जी, पोल्ट्री की चीज़ें भी हैं। तो मतलब हर चीज़ को 17% पे ले गए। अच्छा जो रिड्यूस रेट था सेल टैक्स पे कुछ एप्लीकेबल था। अच्छा इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि जी वो कहते हैं कि जी जो रिटेल आउटलेट्स हैं ना उनको खुश किया है। बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्होंने वो काम किया गवर्नमेंट ने कि जैसे आप दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कहा जाता है आपसे, कस्टमर को कहा जाता है जी ये 1000 रुपये की है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ 1000 रुपये की बेचना चाहता हूँ तो मैं कहूँ जनाब ऐसा है कि ये 800 की बेचना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी 1000 रुपये की है लेकिन इस पर 20% डिस्काउंट है। तो टेक्निकली उन्होंने क्या किया कि जो सेल टैक्स रिड्यूस रेट लगाया था 10%, पॉइंट ऑफ सेल जो सर लगाते हैं जो रिटेलर्स थे उनके लिए उन्होंने 10% किया था, अब उस 10% को भी बढ़ा के 12% कर दिया। फिर जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थी, एक तो ये है कि यहाँ पे खैर टाइपो एरर है, इंपोर्ट जो है उसके ऊपर तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली 17% कर दिया गया है। जो इम्पोर्टेड व्हीकल है हाइब्रिड आपकी वो इसमें नहीं है, इम्पोर्ट एंड लोकल मेरा ख्याल है टाइपो एरर है यहाँ पे लिख के, आई मस्ट एक्सेप्ट। लेकिन जहाँ तक लोकल सप्लाई है उसके अंदर भी क्या किया है कि इन्होंने 1800 सीसी की जो हाइब्रिड व्हीकल है वो 12.5% कर दी गई है और जो 1800 से 2500 सीसी है उसको 17% कर दिया गया। लेकिन अगेन यहाँ पे मेरा सवाल है कि आपकी हाइब्रिड व्हीकल की इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर आपने हाइब्रिड व्हीकल को बेनिफिट दिया है लोकली और आपने इंपोर्ट को मना किया है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपने कौन सी इंडस्ट्री को प्रमोशन दी है? क्या आपने कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाई है? क्या आपने उनको कोई टैक्स हॉलीडे दिया है? नहीं, आपने उनको कोई टैक्स हॉलीडे नहीं दिया। हाँ कुछ जो आपके विद ड्यू रिस्पेक्ट इन बिटवीन द लाइंस कुछ खासम खास जो लोग हैं जो हाइब्रिड व्हीकल परचेज सप्लाई करते हैं, तो फिर आप सर हजूर वाला उन लोगों को बेनिफिट देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा गुड स्पेसिफाइड कुछ और भी हैं जो कि जनाब 17% के अंदर ले गए। टेबल 2 जो है एग्जैक्टली जो 8 शेड्यूल के अंदर मौजूद था वो एज इट इज़ पूरे का पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है, विच इज़ अगेन अ मैसिव चेंज।
अच्छा जी, अगर मैं 9 शेड्यूल की सर बात करूं तो 9 शेड्यूल में अगेन ये है कि मोबाइल फ़ोन्स पहले महंगे थे, तो अगर आपने ख़रीद लिए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अगर नहीं ख़रीदे तो फिर दोबारा महंगे होने का इम्कान है। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ सर चलते हैं आपकी इजाज़त के साथ। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर काशिफ साहब ने भी इशारा किया, इजाजत हो तो क्वेश्चन ले लें। बिल्कुल सेल टैक्स अगर चाहेंगे तो एंड में ले लेंगे, अभी करना चाहते हैं जैसे आप ही दें, पहले कर लें सर। हाँ, मेरी एंड में ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, एंड में कर लें। दाऊद साहब भी मान लेंगे। नहीं, दाऊद साहब जैसे कहते हैं जी, वो हमारे भाई हैं। अच्छा जी, जो बेसिकली इनकम टैक्स है ना जी, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो डिजिटल मीन्स है उसको डिफाइन नहीं किया गया था। जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जी डिजिटल मीन्स से कहा गया ट्रांजैक्शन करें, तो यहाँ पे डिजिटल मीन्स को एग्जैक्टली डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल्स प्लेटफॉर्म्स फॉर डिजिटल पेमेंट या रिसीप्ट जो डेवलप किए गए हैं, ऑनलाइन इंटरबैंक फंड ट्रांसफर जो है वो भी डिजिटल मीन्स में आ जाता है, ऑनलाइन बिल इनवॉइस प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट सर्विसेज भी उसमें आ जाती हैं, कार्ड जो आप यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे वो भी डिजिटल पेमेंट्स में आ जाता है, क्यूआर कोड हालांकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगेन इन्होंने चाइना को कॉपी किया है, चाइना में होता है तो उधर यहाँ पे इन्होंने कर लिया। अभी वहाँ तक पहुँच तो जाए, फिर लिख लेना था, इन्होंने पहले ही लिख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जी मोबाइल डिवाइसेज, ATMs, कियोस्क और बाकी चीज़ें शामिल की हैं। और इन्होंने मज़ीद, जैसे कि हमारे कानून के अंदर किया जाता है कि हम कोई ना कोई चीज़ छोड़ देते हैं कि हम मज़ीद कुछ कर सकें, तो वो लिखा है कि जी एनी अदर डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट्स मोड, तो मज़ीद जो है डेफिनेशन को इनलार्ज कर दिया गया है, विच इज़ अगेन नॉट अप्रोप्रिएट। कोई भी, जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी के दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे आशिक साहब बैठे हैं, दाऊद साहब बैठे हैं, एग्री करेंगे कि डेफिनेशन जो होती है बाय लॉ वो नैरो होती है, कभी भी इनलार्ज नहीं होती। तो ये अगेन जो है एक गलती है सर। अच्छा, 21 जो बेसिकली LA था, जो कि बेसिकली रिलेटेड था, उससे रिलेटेड डिजिटल मीन से, उसको अगेन उन्होंने कहा जी नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको। अच्छा, मज़ेदार बात है, डिजिटल का बता दिया है, फिर उसके बाद कहेंगे जी होगा कब, आप डिजिटल मीन्स को इम्प्लीमेंट कब करेंगे, वो हम आपको बता देंगे जब हमारा दिल करेगा, और जब हमारा दिल करेगा तो शायद निकाल भी देंगे ऑन राइट नोट। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बेसिकली जी 165A जो बैंकिंग के वाले से एक सेक्शन का सब इंटर्ट किया गया था, उसमें एक चीज़ इन्होंने शामिल की है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि नज़रसानी की जाए। वो ये है कि नॉर्मली लोग एडवाइस ये करते थे या डिस्कशन ये होती थी कि लोग अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर देते थे बिफोर जून ईयर एंड, और जुलाई में जाके ओपन कर लेते थे। तो अब उन्होंने बैंक को ये अलाउ किया है कि जी जितने भी बिज़नेस अकाउंट्स हैं, और ये बिज़नेस अकाउंट्स की हद तक है, ओपन हुए हैं या री डेजिग्नेट हुए हैं या डिफरेंट हुए हैं, यानी मैंने एक अकाउंट अपना बंद किया एक बिज़नेस का और दूसरा खोल लिया, एक ही बैंक में रहते हुए या किसी डिफरेंट में, तो बैंक से उस इन्फॉर्मेशन को FBI एक्वायर कर सकता है अंडर सेक्शन 165A। अच्छा सर, एडवांस्ड टैक्स जो है टीवी प्लेज और एडवर्टीजमेंट जो कुछ हम देखते हैं इसके ऊपर भी हो गया। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो ये है कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है रिएट की, वो बेसिकली टैक्सेबल नहीं होगी, उसको यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट दिया। अच्छा, एडवांस टैक्स ऑन परचेज, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल। अच्छा, यहाँ पे बस मैं एक पॉइंट रेस करना चाहूँगा कि जो बेसिकली काशिफ साहब का पॉइंट था कि जनाब उन्होंने कहा कि जी 50,000 से लाख हो गया है, या लाख से 2 लाख हो गया है, या 2 लाख से 4 लाख हो गया है, तो क्या ये सिर्फ मेरे लिए है या आपके लिए? यानी मैं, काशिफ साहब गाड़ी सेल करते हैं हसन साहब को, या काशिफ साहब गाड़ी परचेज़ करते हैं टोटा करोला से या होंडा से, तो तब क्या होता है? मेरी नज़र के मुताबिक दोनों पे है, मेरे से अगर आप पूछें, क्योंकि यहाँ पे वर्ड परचेज भी यूज़ हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और ट्रांसफ़र भी हुआ है। अगर खाली वर्ड ट्रांसफ़र यूज़ होता तो इस सिनेरियो में ऐसा नहीं था। सॉरी सर, जब तक आप पानी पी रहे हैं मैं एक सवाल और रख देता हूँ कि डिजिटल मीन्स जो हैं उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM और एक ही कंपनी का इंटरबैंक ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, क्या वो भी शामिल होगा? और दूसरा, रेडिजिग्नेट को ज़रा दोबारा और बता दें, और रिएट की जो व्हीकल्स का बताया उसको भी ज़रा थोड़ा सा और बता दें। मैं ले लूँगा जी, थोड़ा सा वो पानी पी रहे हैं, मैं सवाल कर पानी पीना ज़रा थोड़ा सा थोड़ा लेट लग गया। नहीं, कोई मसला नहीं, काशिफ साहब बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात जो आपने की ना सर डिजिटल मीन्स में, बिल्कुल जो आपने कहा एग्जैक्टली मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। ऐसा ही है कि जब आप इंटर बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, यानी बैंक टू बैंक जो भी एंट्री करेंगे, या आप कार्ड यूज़ करते हैं या आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वाया बैंक, तो वो डेफिनेटली आपका वही अकाउंट होगा, बेसिकली बैंकिंग ट्रांजेक्शन की अकाउंट होगी।
तो वो उस बात की हद तक हम आपसे एग्री करते हैं। जो रिएट का मैंने बेसिकली आपको बताया था स्पेशल पर्पज़ का, उसमें ये है कि जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल आप रिएट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तहत फॉर्मुलेट करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स जो है वो कर दिया गया है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है बाय एसपीवी टू इन्वेस्टर अदर देन रिएट, यानी रिएट के अलावा अगर किसी और को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो 35% हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें एक पॉइंट जो काशिफ भाई के तवज्जुह से हम स्किप कर गए थे, लेकिन क्योंकि मुझे वापस लेके गए और वो पॉइंट पे हम दोबारा आ गए कि आईपीपी के साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था जिसके ज़रिए बेसिकली एग्जामेशन ग्रांट की गई थी। उसमें इन्होंने क्या किया था कि अभी लेटली इन्होंने कहा था कि जी जो लेटर ऑफ सपोर्ट जहाँ पे मिल गया है वहाँ पे एग्जामेशन अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट है वहाँ पे नहीं है। तो अब उन्होंने वहाँ पे इसको ये किया है कि जी लेटर ऑफ इंटेंट अगर ले लिया गया है 30 जून 2021 तक तो फिर भी आपकी एग्जामेशन वैलिड होगी, और लेटर ऑफ सपोर्ट अगर आपने ले लिया है 30 जून 2023 तक तो तब भी आपकी एग्जामेशन वैलिड होगी। तो ये जो आईपीपी को एक इशू आ रहा था, इसको इन्होंने सर एड्रेस किया टेक्निकली। रीडेजिग्नेट वाला सर, रीडेजिग्नेट बैंक का जो रीडेजिग्नेट है वो जरा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल। कौन से वाला पॉइंट सर कि बैंक अगर ड्यूरिंग द ईयर रीडेजिग्नेट किया जाएगा। हाँ, रीडेजिग्नेट जो किया गया, हाँ जी, रिटेलर्स नॉर्मली बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली, जी 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 बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा ना फ्रेंकली बता देता हूँ कि होता क्या रहा है और अब क्या हो रहा है। होता ये था कि नॉर्मली इवन हमारे जैसे दोस्त भी ये कहते थे कि जी आप बैंक अकाउंट क्लोज करके, अगर किसी बैंक में कोई प्रॉब्लम है तो बैंक अकाउंट क्लोज करके अगर आप नया बैंक अकाउंट खोल लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता था कि जी वो बैंक अकाउंट की हिस्ट्री डिलीट हो गई सॉर्ट ऑफ। ठीक है, होता ये रहा है कि उसके मुताबिक फिर एडवाइसेस भी होती थी और रिटेलर्स भी यही करते थे कि जिस बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है उसको डिलीट कर दिया और उसके बाद नया बैंक अकाउंट खोल लिया और उसके ज़रिए चल पड़े। और फिर हम ये समझते थे कि शायद हमारे बिज़नेस का एक नया जन्म हुआ है, जो काश साहब बात करना चाह रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो एफबीआर जो है बैंकर से पूछ सकता है कि जनाब इन्होंने पिछले 1 महीने में, यानी साल की बात भी नहीं की, और साल की बात टेक्निकली इसलिए नहीं की कि अगर साल की बात करते तो शायद जून का कट ऑफ मैनेज हो जाता। तो उन्होंने लेटर मंथ की बात की ताकि अगर वो आज की डेट में ही पूछें कि पिछले महीने में कितने बैंक अकाउंट ओपन किए, क्लोज किए और बैंक अकाउंट में क्या क्या किया, तो सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि आपने लेटली देखा होगा, इट वॉज समथिंग लाइक 4 years बैक आई रिमेंबर, कि जो क्लाइंट्स थे हमारे, उन क्लाइंट्स को ये नोटिस आते रहे हैं कि जनाब आपके बैंक अकाउंट्स में ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, और वो ट्रांजेक्शन डेफिनेटली फैच होती थी 165A के ज़रिए। उसके ऊपर प्राइवेसी लॉज का भी इशू आया। जो हमारे लीगल दोस्त बैठे हैं वो एग्री करेंगे कि उन्होंने रिट्स भी की, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें प्रिवेल की और वो उस तरफ आया मामला। तो ये सर ये बेसिकली चीज़ है कि अगर आप एक अकाउंट से दूसरे नाम का अकाउंट भी खोल लें तो वही बात है। जी आमिर भाई। हाँ जी 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी 165A के साथ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ कि वो बैंक जो है वो लाइबल हो गया बताने के लिए। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको हामिद साहब की बात को सम अप करें तो हाँ जी 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 सर। अच्छा जी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के भी कुछ रेट सर इन्होंने चेंज किए हैं मेनली, इनको भी आप देख सकते हैं। उसके साथ कस्टम्स जो है इसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, उसके अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर 1-2 मेजर चेंजेस हैं जो कि हम आपसे गोशगुजार करा देते हैं। इसमें जो मेजर चेंज है, एक तो सेक्शन 80 जो है इन्होंने गुड्स डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक वर्ड सब्स्टिट्यूट किया, और राइट ऑफ अपील जो था ऑन द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर जनरल वैल्यूएशन ये अवेलेबल नहीं था, ये इन्होंने एक डेवलप किया, ये एक नई क्लॉज आई है। तो ये चंद चेंजेस हैं। तो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक माई टीम, माई प्रेजिडेंट ऑफ PRF एंड आमिर महमूद साहब, हमारे डायरेक्टर हैं अमन चीज लहरिया के, फैज़ानुल हक जनाब जो कि हमारे बैक चैनल पे काम कर रहे होते हैं, मैनेजर AMS के, और PRF टीम में अगर बात करें तो हमारे सदर साहब PRF के अहमद अली एहसान साहब, ही इज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इनके विजन के अंडर जो हमारा बोर्ड है वो काम करता है। और आशिक अली राना साहब हमारे जी लीगल काउंसिल हैं PRF के, जो लीगल फ्रेटर्निटी से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग्स वगैरह हैं उसको ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो बाकी हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, अभी तो क्वेश्चन है ही हैं, उसके बाद भी हम अवेलेबल हैं। जब आप चाहें तो आप क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं हर क्वेश्चन का सही जवाब दूंगा या गलत दूंगा, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे ज़रूर समझता हूँ कि आपके पूछने से ही हम सीखते हैं। तो सर यू आर ऑलवेज मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। मैं मैडम शमीम अख्तर साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ, हमारी इसी मेंबर हैं, और मैं फैज़ान भाई का दोबारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने पहले आपका नाम नहीं लिया था। और शकील भाई बैठे हैं यहाँ पर, अंसर भट्ट साहब बैठे हैं, सादिक साहब बैठे हैं, और देखिए जी क्वेश्चंस आप द हाउस इज़ ओपन, जितने मर्जी क्वेश्चंस करें,
और मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी टीम है जिसमें दाऊद भाई भी हैं, हामिद भाई भी हैं, आशिक अली राना साहब भी हैं, हसन भाई भी हैं, आप हमसे अपने वकील से काम करें, बट हमसे सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लें। एक तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा, दूसरा आपके पास भी सेकंड ओपिनियन आ जाएगी, ताकि कि जो आपके लॉयर काम कर रहे हैं क्या वो अगर ठीक कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास भी सेकंड ओपिनियन आ जाएगी। इसमें एक चीज़ मैंने ये देखी, पहला स्टेप मैंने ये देखा कि क्लॉज 104 और 106 एलिमिनेट की गई 6 शेड्यूल से। अब वहाँ पे जो लेजिस्लेचर की इंटेंट है, पहली इंटेंट ये है कि एग्जाम्पशन ख़त्म हो गई। अब अगर 104 को एलिमिनेट ना किया जाता बेसिकली 6 शेड्यूल से, तब तो मैं मान जाता कि एग्जाम्पशन नहीं है। अच्छा, इस बात को मज़ीद डिग आउट जब हमने किया तो हमने देखा कि 5th शेड्यूल में सेम क्लॉज उठा के ऐड कर दी गई, जो क्लॉज 104 से स्पेसिफिक है, जो आप बात कर रहे हैं ड्रग्स रेगुलेटरी एक्ट के अंदर जो हवाला दिया जाता है और चैप्टर 30 ऑफ कस्टम एक्ट, ठीक है जी। जब उधर से ख़त्म किया गया तो वो इम्पोर्ट वाला जो टेबल था उधर से उसको एलिमिनेट कर दिया, विच मीन्स कि एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट उस पर टैक्स लगेगा, एक बात। दूसरी बात, इसको मज़ीद रेटिफाई करने के लिए या आप समझ लें कि मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने जब देखा कि 5th शेड्यूल के अंदर इस क्लॉज को ऐड किया गया और वो लोकल प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड किया गया, तो देखिए जब ज़ीरो रेटेड के अंदर मैं किसी चीज़ को ऐड करता हूँ ना, तो उसके पीछे मकसद ये होता है कि ऑब्वियसली उसका इनपुट टैक्स अपनी जगह प्रिवेल करेगा, क्योंकि अगर मैं उसको ज़ीरो रेटेड में ऐड कर रहा हूँ और उसका इनपुट टैक्स ही एग्जाम्प्ट है, तो देर इज़ नो गुड रीज़न टू ऐड इट इन ज़ीरो रेटेड। अब जब मैंने उसको ज़ीरो रेटेड में ऐड कर दिया तो टेक्निकली स्पीकिंग उसका इम्पोर्ट स्टेज पे आपने बिल्कुल सही फरमाया और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उस पर टैक्स होगा, लेकिन जहाँ तक सवाल है हमारे फाइनल प्रोडक्ट का, दैट विल बी ज़ीरो रेटेड। और जैसे मेरी आपकी बात हुई थी कल जो आपने गुफ्तगू की, उसमें आपने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट एक ये आएगा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि रिफ़ंड की जो हमारी सिचुएशन चल रही है अभी तक, एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस लॉ को लेके मुझे नज़र आता है वो ये है कि अगर ये रिफ़ंड का पूरा मैकेनिज्म ड्राइव होना था फार्मास्यूटिकल के हवाले से, तो जैसे आपने DTRE का सिस्टम बनाया था एक्सपोर्टर के हवाले से, तो क्या आप कोई सिस्टम दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर को टू इंश्योर दैट द रिफंड्स आर गिवन इन द टाइमली मैनर, या उसका क्या मैकेनिज्म है, जो कि मुझे इस चीज़ को पढ़ के नज़र नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिफंड का मैकेनिज्म भी ऑन प्लेस नहीं है, और जाहिर है चूँकि ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो जो भी कंसाइनमेंट इसके आने के बाद रिलीज़ होंगी उन सब के ऊपर ये इनपुट ये टैक्स लगेगा 17% के हिसाब से। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ रिफंड, लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए काम करने के जी लिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप बिल्कुल कल सही फरमा रही थी कि ना कि जब मैं अपना कस्टम्स बिल कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आज का कस्टम बिल और जो पहले मैं पे करता था टू रिलीज माय प्रोडक्ट, दैट विल बी अ वे डिफरेंस। एग्जैक्टली डबल हो जाएगा जो है। जी जी, और हर महीने डबल होता जाएगा, क्योंकि जाहिर है मुझे नहीं पता कि मुझे रिफंड और फिर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक और चीज़ भी कहेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बात ये कि आज जो मेरा 1 करोड़ रिफंड फंसा हुआ है काश साहब, जब वो मुझे साल बाद मिल जाएगा, तो जो मैं आज 1 करोड़ से ख़रीद सकता हूँ, साल बाद क्या ख़रीद सकता हूँ। और जो डॉलर की रेट जा रहा है, और फ्रेंकली स्पीकिंग आप एक ऐसी इकॉनमी में बैठे हुए हैं येट अगेन जो एक हाइपर इन्फ्लेशन इकॉनमी है। आप एक हाइपर इन्फ्लेशन इकॉनमी में बैठ के रिफंड्स को पाइल अप कर रहे हैं, और वो उसका जो इम्पैक्ट बिजनेसेस की कैश फ्लोज पे आएगा वो मेरा ख्याल है आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। मसलन कल जब इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई तो कुछ लोगों ने सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन वाज कि जी आप बजाय काटने के आप जो है पोस्ट डेटेड चेक ले लें, या कोई इस तरह की तजावीज़ भी आ रही थी। तो यानी इसका हल क्या है? यानी इन एनी केस गवर्नमेंट ने काटना है और फिर रिफंड भी करना है, और अगर उनका रिफंड मैकेनिज्म कोई ऑन प्लेस नहीं है, तो क्या चीज़ सजेस्ट की जा सकती है ताकि किसी का कैश फ्लो भी अफेक्ट ना हो और वो चीज़ भी जो है वो हो जाए? जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें ये कि अगर आप अल्टीमेटली कुछ चीज़ें तो हैं जो ऑन पेपर कही जा सकती हैं, लेकिन वो कितनी प्रैक्टिकल हैं आई कांट से। वन ऑफ द सजेशंस कैन बी विच आई बिलीव कि आप बेसिकली प्रॉमिसरी नोट्स जो हैं वो आप अलाउ करें। ऐसे प्रॉमिसरी नोट्स आप दें बेसिकली टैक्स पेयर को, जो वो जाके स्टेट बैंक से कैश करवा सके। लाइक अगर किसी का 5 करोड़ का रिफंड है तो वो स्टेट बैंक से जाके कैश करवा ले, मे बी इट कैन बी 80% 90%, और वो डेट आने पे उसको उस तरीके से कर लिया जाए। उस तरह का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है। और सेकंड सोल्यूशन जो आपने चेक्स का कहा वो भी हो सकता है।
लेकिन जो मुझे समझ आती है वो यही है कि अगर स्टेट बैंक इसको बैक कर सकता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसके ज़रिए प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह वाला सोल्यूशन आप सोच सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर सॉरी, मैं थोड़ा सा उसका पोर्शन रह गया था। अगर कोई भी सोल्यूशन दिया जाता है तो क्या उसमें इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, जैसे जो मेरे एडवाइज़र थे, कंसल्टेंट थे, उन्होंने कहा कि अगर ये स्लैब बना देते हैं, मसलन बहुत सारे छोटे बिजनेसेस हैं, अब जब हम छोटे बिजनेसेस की बात करते हैं तो उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता जो है कि आप कोई भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग स्टाफ से काम ले लें या नए लोग हायर करें या नई कंसल्टेशन में जाएं या क्या करें। तो कोई स्लैब स्ट्रक्चर बन के जो भी इसकी सजेशन आए वो भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर्टेन लेवल ऑफ बिजनेसेस जो है इससे बाहर रखे जाएं और जो है वो। अभी तक तो मैडम देखें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे अभी हामिद साहब ने ऐड इन किया बॉन्ड्स के हवाले से, उन्होंने अभी बताया कि जी इसके ऊपर बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो बात उनकी सही है कि वो एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जैसे हामिद भाई कह रहे हैं और इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जितना एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, ये बात इनकी ठीक है कि डेफिनेटली ये जो हम तमाम बातें कर रहे हैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन देखें अगर तो आप कहें कि जी स्लैब्स बन जाएंगे, ऐसी की चीज़ हो जाएगी, वो प्रैक्टिकली जो मैंने एक्सपीरियंस के ज़रिए देखा है, मेरा ख्याल है आमिद साहब भी इंडोर्स करेंगे इस बात को, वो तो हमें नज़र नहीं आता। हाँ ये ज़रूर है कि जो प्रॉमिसरी नोट्स हैं या जो बॉन्ड्स का सोल्यूशन है कि जी बॉन्ड्स इशू कर दिए जाएँ और वो निगेशिएबल बॉन्ड्स हों, वो ज़रूर होंगे अपनी जगह, लेकिन स्लैब रेट्स और इस तरह की चीज़ें वो हमें नज़र नहीं आती हैं टिल डेट ऐसा कुछ। कि ना बॉन्ड्स या इस तरह की भी चीज़ें उन लोगों के लिए शायद फ़ायदेमंद होंगी जिनको कैश फ्लो का इतना मसला नहीं है। ज़्यादा करूं कि अगर मेरा रिफंड पड़ा है और मुझे गवर्नमेंट अगर बॉन्ड भी दे देती है या गवर्नमेंट मुझे प्रॉमिसरी नोट दे देती है और मुझे बॉन्ड पे प्रॉफिट देना शुरू कर देती है, तो मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे काम करने के प्रॉफिट, लिए। मेरा तो काम नहीं चलेगा भाई। प्रॉमिसरी नोट डजंट मीन कि मेरे पास कैश फ्लो आ गया, वो तो, और वो भी देखें स्टेट बैंक का प्रॉमिसरी नोट और बॉन्ड भी इन कैश होना है कि नहीं होना है, इस बात की भी गारंटी नहीं अब है। मैंने आज ही से सोचना शुरू कर दिया कि मेरी 10 दिन बाद एक शिपमेंट रास्ते में है, सो मुझे उसको रिलीज करवाने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए, असल में तो मैं किससे लैंडिंग करूं? उसकी एक रीज़न मैडम ये भी है तो ना, मैंने हामिद लैंडिंग भाई, के लिए जब सोचा तो जाहिर है जिससे लैंडिंग करूंगी उसको भी तो मुझे बिल्कुल पैसे ऐसे। देने हैं। लेकिन उसमें जो हामिद साहब की बात को ऐड करूंगा कि प्रॉमिसरी नोट्स का देखें ना, उसमें इशू क्या है, आप थोड़ा सा इशू को समझें कि इस वक्त हमारा जो सर्कुलर डेट की सिचुएशन है और जो हमारी इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है, इवन स्टेट बैंक भी इतना साउंड नहीं है कि वो इसका सोल्यूशन दे सके। यानी यही बात समझ नहीं आती कि जब आप प्रॉमिसरी नोट्स और स्टेट बैंक आपका इतना साउंड नहीं है कि फाइनेंशियली सिचुएशन को टैकल कर सके, तो येट अगेन ये जो चीज़ हम ला रहे हैं वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जो आप कह रहे हैं। सर इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर MPR आप इंपोर्टर से पोस्ट रेडी चेक ले ले और उसकी वेरिफिकेशन करें कि ये वाकई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही मशीन जा रही है और इस पर्पज़ के लिए है या कोई ऐसा चीज़ जो है, नहीं, हम और तो उसकी फिनिश गुड्स की verification- बात करते हैं ना। जी मैं गुड्स तो नहीं, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ फिनिश गुड्स की। जी, जी। एक प्रोडक्ट आनी है, वो एज सच मार्केट में जानी है, इस्तेमाल होनी है, ठीक है। और उसका वैसे भी जो है रिटर्न जो है, हम ऑलरेडी चूंकि रजिस्टर्ड सेल टैक्स इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट के लिए तो मेरे ख्याल में मस्ट होता है ना। जी, जी, हम जी। तो रजिस्टर्ड सेल टैक्स है जो है हमारा, वो भी इशू नहीं है कि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है जो है। सो एक प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी उस पे विद होल्डिंग और सब कुछ कट रहा है और गवर्नमेंट के खाते में चीज़ें जा रही हैं, टैक्स भी जा रहा है, सब कुछ है, तो उनके ऊपर फिर एडिशनल सेल टैक्स लगाने का और वो चीज़ करने का, जबकि वो दवाई है, वो क्या लॉजिक है? उसका जवाब नहीं है ज़रा, अल्टीमेटली वो एंड कंज्यूमर पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। तो सही है कि पोस्ट रेडी चेक ले ले और बाद में जब इंपोर्ट क्लियर हो जाए चेक वापस हो जाए। मैं समझता हूँ वो प्राइस बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट्स हो, ये चीज़ बेहतर रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट को इसमें क्या फायदा होगा जो है कि एक तरफ जो है वो लगा के फिर चंद दिनों बाद वापस दे रही है? मेरा जो है वो थिंकिंग ये है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करने के लिए कि ये जो इंपोर्ट हो रही है कि वो एक सर्वे करना चाह रहे हैं कि जो इंपोर्ट कितनी इस सेक्टर के अंदर कितनी इंपोर्ट हो रही है, नहीं, वो तो यानी already जो है फार्मास्यूटिकल के अंदर। वो तो ऑलरेडी देखे ना, जो चीज प्रॉपरली वीबॉक के तहत एक सिस्टम से गुजर रही है, अब तो वो ऑनलाइन जीडीज आ जाती हैं। इवन जी, जी। मंथली जब आप सेल टैक्स रिटर्न आपने भेजनी होती है तो आप अपने कंसल्टेंट को जीडी नंबर दें या ना दें, वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है उनके पास जो है। वो तो है, बिल्कुल है। अब ऑनलाइन सिस्टम है हर एक जो है, तो या तो मुझे वो उनको नॉलेज है ही नहीं कि हम किसके लिए ये काम कर रहे हैं। आप बेसिकली उन लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं जो आपको टैक्स दे रहे हैं,
जो नेट तो में इसका देखिए, इसका बताऊं, IMF की जो शराइत है उसमें ये है कि आपने तमाम सब्सिडीज, आप जो आप फैसिलिटीज दे रखी हैं आपने आगे, उनको भी आपने ख़त्म करना है। देखिए आपके अगर मैं गलत नहीं कह रहा, आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं जो फिनिश गुड्स हैं, अब उन पे 17% सेल्स टैक्स लग गया है। इससे पहले कुछ पे 0 भी था, कुछ पे 10 भी था, कुछ पे 12 भी था। तो बेसिकली तो फिर ये जवाब हुआ ना कि IMF ने कहा कि आप पैसे लेने के लिए हमारे पास ना आए, Yes. अपने बिजनेसमैन के पास जाए, एक और चीज़ भी उनसे ले है पैसा। इसमें मैडम, मैं एक और कमेंट ऐड करना चाहूँगा कि देखें इसमें एक और चीज़ भी है कि हम बीइंग FBR जो है ना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इंपोर्ट पे काट के टैक्स कलेक्ट तो करो ना, बाद में किसने देखना है वो देखी जाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। देना कि नहीं? और सिमिलरली जो आपका, अगर आप टैक्स ऑफिस में जाएँ, काशिक साहब मेरे से एग्री करेंगे, दाऊद भाई एग्री करेंगे, जिस तरह की फ्रिवोलस डिमांड्स क्रिएट की जाती हैं, और वो किस लिए क्रिएट की जाती हैं? अपनी डेडलाइंस को मीट करने के लिए, अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए। अल्टीमेटली अपनी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है कि जी हमने टारगेट मीट कर लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि कल को वो कमिश्नर फील्ड के सामने स्टैंड करता भी है कि नहीं करता। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ आता है। शायद भाई थैंक यू। शुक्रिया काशा, नहीं नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बड़ा वो क्या अच्छी बात थी। मैंने कुछ एक सवाल तो मैंने पहले कर लिया था कि जो हमारी सप्लाईज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें जो पुराने रेट से हमने सेल टैक्स लगाए हुए हैं, अब चूँकि सेल टैक्स वेव ऑफ हो गया अंडर वेव ऑफ नहीं हुआ, ऐड हो गया है अंडर चैप्टर 99, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? वी कैन आस्क द कस्टमर के आज जो हम सप्लाई दे रहे हैं आपको, आज का रेट ये है, तो आप भी हमें टैक्स फालतू दें, बिकॉज वी हैव पेड एट द इम्पोर्ट स्टेज और एट द सप्लाई स्टेज, डिपेंडिंग अपॉन इम्पोर्टेड गुड्स और द लोकल सप्लाईज जो हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं या इंपोर्ट करके अपने अकाउंट पर फिर सप्लाई करते हैं। तो क्योंकि आज से 20-30 साल पहले सेल टैक्स, ये माइक, आज से 20-30 साल पहले मैंने कुछ ऑफिस मशीनरी DGP को सप्लाई की थी, 10% से इम्पोर्ट ही का रफड़ पड़ा कि 30% सेल टैक्स हुआ, एंड आई वॉज इन अ मेस। मुँह मैंने फिर बात करी तो उन्होंने कहा जी आप क्लेम कर सकते हैं, सेल टैक्स कस्टमर की है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप इनसे ले। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मेरा अमेंड किया और वो मुझे पे किया DGP आर्मी ने। जो डिफरेंस था, जो नया सेल टैक्स एक्ट है, जो तो पुराना सेल टैक्स एक्ट था, इसमें है वो कानून के नहीं है, सियासत नहीं करें। इसमें से थोड़ा सा मैं एक कमेंट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ कि देखिए उसमें ये कि जो सेल टैक्स है ना, बाय लॉ इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजैक्शन टैक्स है जो कि आपने अल्टीमेटली कस्टमर से लेना, ठीक है, और उसमें ये होता है कि इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उसमें डेफिनेटली कस्टमर हैज़ टू पे द इनडायरेक्ट टैक्स, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है, एज सच कोई लॉ नहीं है। लेकिन देखें अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, दो मुख्तलिफ लॉज की हम बात करें, एक तो हम टैक्स लॉ की बात करें और एक हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की या लीगल टर्म्स की बात करते हैं तो उसमें आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिज़ाइंड हुआ है, दैट मैटर्स, और वो आपको देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ की कि उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है ना, वो यही कहता है कि जनाब जो भी आपके टैक्सेस होंगे या एडिशन होंगी वो अकॉर्डिंगली जैसे आप कह रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिजम्पशन यही है, यानी रिबर्टेबल प्रिजम्पशन यही है, अनलेस एंड अनटिल कि आपने कोई ऐसी स्पेसिफाइड क्लॉज डाली हुई हो जिसके अंदर आप कहेंगे नहीं जी हमारी ये बात तय पा गई। क्योंकि आशिका जैसे ही आप इस पे अगर थोड़ा सा दूसरी एक मेरी और रिक्वेस्ट थी टाइम, मुझे ज़रा ये जो कोविड रिलेटेड SRO आया था मेडिकल इक्विपमेंट पर, उसमें उन्होंने चंद एक आइटमों के ऊपर ड्यूटी फ्री, सेल टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री भी किया था, वो 30 दिसंबर को इनवैलिड हो गया। वो अभी इशू हुआ या होएगा? यू हैव एनी इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट कि व्हाट इज गवर्नमेंट प्लानिंग? तो कोविड तो अब बढ़ रहा है, फिर पीपल नीड लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज देमसेल्फ। एक दूसरी बात ये थी, तीसरी बात मैं कर दूं, मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा, जीरो रेटेड एग्जाम्प्ट एंड एडिंग इन कॉस्ट। अक्सर तो हम एडिंग इन कॉस्ट ही कर रहे हैं जो हम खुद लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। क्योंकि वो दे आर फ्री टू कस्टमर्स, जितने हॉस्पिटल है ना, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, दे आर नॉट पेइंग अस सेल टैक्स, दे से कि भाई आप हमें बिल ऑफ एंट्री ला के दे दें, हम आपसे नहीं कटेंगे आपका सेल टैक्स। सवाल करें, मैं इस सवाल को और एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड को थोड़ा सा और कर दूं कि जैसे मैं एक लेमैन हूं और मेरे मुताबिक एग्जाम्प्ट चीज़ ये है
कि जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उस पे भी सेल्स टैक्स कोई नहीं है, और जब मैं आगे बेच रहा हूँ उस पर भी सेल्स टैक्स कोई नहीं। मैं एक लेमैन की बात कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ एग्जेम्प्ट। ऐसा नहीं है ना जी, ताड़ी अंडरस्टैंडिंग। और जीरो रेटेड ये है कि जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं 17% एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं आगे उसको बेच रहा हूँ तो तब वो जीरो रेटेड है, और मुझे सेल्स टैक्स के तमाम कवानीन को एप्लीकेबल रखना है, किताबें संभालनी है, इनपुट आउटपुट संभालना है। तो सर ये मैंने और सलीस उर्दू में आपको जो एक लोकल आदमी की है कि एग्जाम्प्ट में ना इंपोर्ट पे है ना देते वक्त है, और जीरो पे लेते। जीरो रेटेड यही है कि जहाँ पे आपने जो आउटपुट टैक्स है उसका रेट ज़ीरो है, लेकिन इनपुट टैक्स का जो भी रेट है वो आपको रिफ़ंड होगा। यानी आउटपुट और इनपुट का क्योंकि आप डिफरेंस नेगेटिव में चला जाएगा तो वो आपका रिफंडेबल हो जाएगा। जो एग्जाम्प्ट है उसमें ये है कि जो भी सप्लाई आपकी एग्जाम्प्ट है उसके ऊपर इनपुट आपका क्लेमेबल नहीं है, और जो एक नॉर्मल सप्लाई है जो कि बेसिकली वैल्यू एडिशन की है उसमें तो यही है कि आप 17% अगर आउटपुट टैक्स देते हैं तो इनपुट टैक्स आप अकॉर्डिंगली क्लेम करेंगे। चौथी जो एक और चीज़ है वो ये है, रोक रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर ये है कि जो एग्जेम्प्ट है उसमें 17% चार्ज होगा। जी नहीं 17% तो चार्ज होगा, लेकिन पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा जी, इसलिए उर्दू में बात कर रहा हूँ ना फॉर लेमैन, कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो 17% क्लेम नहीं कर सकते ना, क्लेम उसका इनपुट नहीं मिलेगा, वो आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट बन पार्ट ऑफ कॉस्ट होएगा। यस एग्जैक्टली, पार्ट ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वहाँ आ जाता है, तो वो वहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर एक और सवाल निकलता है इससे, मतलब मैं फार्मास्यूटिकल के हवाले से कहती हूँ कि अगर किसी ने सोचना है आवाम का भी, तो ये कोई 17% की फिगर कुरानी से हिफा है, इस कम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है जी, हम कहते हैं रिड्यूस रेट कर दें, तो रिड्यूस रेट खत्म कर तो और है ना जीएसटी के ऊपर 20% हो जाता है वो। अगर आप वो देखें तो 20 वो जो टैक्स का जीएसटी है उसके ऊपर और वो 25%। जी बिल्कुल ऐसे, तो वो तो 20% है मैडम, आप अभी देंगे तो पता लगेगा। बिल्कुल ऐसी। और वो जो सर आप बात करें ना कोविड से रिलेटेड, वो बात उसमें इस तरह है कि जैसे अभी रिसेंटली जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लॉ आया और उसके बाद एसआरओ आया कि दिस सेम इज केप्ट इन अबेयंस। तो अबेयंस जो है ना एक बड़ा मज़ेदार लफ्ज़ है, और मुझे एक वाक़या याद आ गया कि जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हमारा क्या होता था कि अगर किसी शख्स ने क्लास में जाके पढ़ना नहीं है ना तो बैक बेंचर चले जाते थे क्लास के अंदर और बैठ के हाज़री लगा देते थे। सही। तो ये टेक्निकली हम ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ना, ये हाज़री ज़रूर हमने लगा ली है। बाद में जब हमारा दिल चाहेगा हम एसआरओ निकाल के इसको कोविड रिलेटेड मैटर को टैकल कर लेंगे, क्योंकि देखें इसमें अगर आप इसको स्टडी करें तो मैं आपको रोशनी डालना चाहूँगा कि जो नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं, और उनके ऊपर भी ख़त्म कर दिया है, जो कि अगेन जो आपने बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया कि एब्सर्ड है। और होगा यही कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई खुदा ना खास्ता कोई नागहानी मामलात होंगे तो उसके ऊपर फिर डेफिनेटली एसआरओ निकाल के उसको टैकल करेंगे। सर बल्कि अगर मैं ऐड करूं तो जो आप बात कर रहे हैं ना कोविड की, वो हसन भाई ने जो बात की ना, जो ये जल्जलों के लिए, तूफानों के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, इनके लिए भी जो चीज़ें आनी थी ना उस पर भी ख़त्म हो गया है एग्जाम्पशन। तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी। अब जो एलसीआं उन्होंने खुद खोली हुई है ना, वो क्लियरेंस हमारे ज़िम्मे। अब वो कहते हैं जी टैक्स भी आप पे करेंगे, क्योंकि आपने लिख के दिया कि आपने जो टैक्स जितने चार्जेस आएंगे क्लियरेंस के अपना वो सब पे करने पड़ेंगे। अब इनका एक है प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या करें? ये आप देखें जो 17% आ रहा है, पहले तो वो नहीं था, जो पहले टैक्स नहीं था उसके ऊपर, पहले तो वो एक हमें सर्टिफिकेट देते थे, हाँ उस पर टैक्स नहीं था, अब लग गया तो क्या करें? फिर अब हमें वो टैक्स देके उनका माल को साना ड्यूटी उन्होंने फ्री कर दिया है, थोड़ा सा हम कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी हुई है उस पर। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं, क्योंकि इस पे पॉइंट पे इस पे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर लीगल ओपिनियन भी रिक्वायर्ड है तो मैं ये चाहूँगा कि जो मुझे समझ आती है मैं अपने दोनों जो हमारे फाजिल दोस्त हैं उनसे डिस्कस करूँगा कि दाऊद भाई भी इससे एग्री करेंगे कि देखिए जी लीगल यहाँ पे ये कि आपको सर जो है ना बेसिकली जो सोल्यूशन है वो लीगल ड्राफ्टिंग की बात है कि आपने जो लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया हुआ है ना उस पर आप लीगल ओपिनियन लें आप। क्यों जी दाऊद साहब आप इस पर ज़रा थोड़ा सा अगर ऐड करें सर प्लीज़। विल टेक इट, विल कम टू यू। सर मैं इस बात पे जो हसन भाई की बात को लेके चलूं और आपकी बात पे भी सबसे पहले देखा ये जाना है जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस उस अपने जिस वेंडर के साथ या अपने क्लाइंट के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की थी। अब आप ही की बातों को मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि आपका एक तो एग्रीमेंट बहुत पुराना था, ठीक हो गया, अब उस एग्रीमेंट को लेटेस्ट कानून में रहते हुए जिस तरह अमेंडमेंट्स अब आ गई हैं सेल्स टैक्स के हवाले से सप्लीमेंट्री एक्ट में,
अब जो लोग जिन जिन के एग्रीमेंट्स या जिस तरीके से, अब मैडम की बात को मैं करता हूँ इस सिलसिले में, जो जिन की कंसाइनमेंट्स आने वाली हैं या ऑन द वे हैं या करीब पहुंचने वाली हैं, सिर्फ टैक्सेस वगैरह के पे होने के टाइम पीरियड रह गए हैं, ये बहुत बड़ा जंप आने वाला है। बताया तो मेरे ख्याल से 6 शेड्यूल से शायद उसको निकाल दिया गया है जहाँ तक है, तो वो भी डेफिनेटली उसके भी अपने इम्पैक्ट हैं कि वो ज़ाहिर है उसकी जो एग्जाम्पशन है वो अपनी जगह ख़त्म होगी। लेकिन ज्वेलरी का जो हमें समझ आती है बात, वो टेक्निकली यही होगी कि जो आपकी मेकिंग है उसके ऊपर होगा बेसिकली, वो आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर नहीं होगा। अब टेक्निकली इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ये आनी चाहिए कि अगर प्रोडक्ट पे भी आप कर देते हैं तो उसको कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिसनोमर ये है कि देखिए ज्वेलरी को आप ऑलरेडी PRA में डील कर रहे हैं, जहाँ पे आप 17% बेसिकली ले रहे हैं, तो हाउ कुड यू गो विद द प्रोडक्ट एज वेल, क्योंकि वहाँ पे उस लॉ में आपने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट जो है उसको आप उस तरह डील नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस पे इस क्लेरिफिकेशन जो है वो बेहतर सर होता है। मेरा ख्याल है कि जो गोल्ड है ना उसकी उस पे भी, गोल्ड पे भी कर दिया है हाँ। और मेकिंग पे भी कर दिया है हाँ। और उस पे डायमंड्स पे भी कर दिया है। पहले तो बाइफरकेट था कि अब डायमंड पे 2% हाँ, था, मेकिंग पे उसका ऐसा था, 1 to लेकिन 3 उसका था। बेसिकली गोल्ड कहने पे का मेरा मकसद यही 1.5% था। है अभी कि वो- मैं जो समझता हूँ ना, जो मेरा ओपिनियन है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गोल्ड पे भी कर दिया है, डायमंड पे भी, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है दिस इज समथिंग टू बी क्लैरिफाइड, क्योंकि देखिए ना एक लॉ में आप कह रहे हैं कि जी सिर्फ मेकिंग पे है और एक लॉ पे आप कह रहे हैं जी प्रोडक्ट पे भी है, तो वो उसके, अब जैसे मैं इन्वॉइसिंग करूंगा तो मैं किस तरह की इन्वॉइस करूंगा, मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वॉइस एक अलग करूंगा और मेकिंग की इन्वॉइस एक अलग करूंगा, तो वो अगेन एक बड़ा एक उसके लिए क्लैरिफिकेशन कंफ्यूजन है इसमें बहुत ज्यादा, इसमें एग्जैक्टली। इतना क्लियर नहीं है ये कि जी, अब जी, हम बिल्कुल कस्टमर यही से मैं क्या कह- चार्ज करेंगे, हम उसको जी, जी। स्ट्रेट 17% चार्ज करेंगे, हम उसके कस्टमर्स को क्या अब चार्ज सवाल ये है ना कि उसमें क्या मैं इंक्लूसिव ऑफ मेकिंग 17% करूंगा, और अगर इंक्लूसिव ऑफ मेकिंग 17% करूंगा तो PRA को क्या दूंगा और फिर मैं फेडरल को क्या दूंगा, यहाँ पे आप जाके स्टक अप हो देखिए यहाँ पे जो आपका पॉइंट है। जी बेस्ट डिफरेंट ये पॉइंट है। चलें सर, मीडिया में भी आते रहते हैं, हम तो खुद मीडिया के अंदर डील करते हैं, बीइंग द एंकर पर्सन ऑफ वन ऑफ द प्रोग्राम्स। देखिए जी, मीडिया का अगर ये सवाल है तो उसमें अगर आप अवामी राय मांगें और बिजनेसमैन की राय मांगें, शायद काशिफ साहब मेरे से डिसएग्री एग्री कर सकते हैं, तो वो यही है कि जनाब देखें, हम यहाँ पे एक ऐसी गैदरिंग के साथ बैठे हुए हैं जो कि टैक्स कंप्लाइंट गैदरिंग है। चैम्बर का हर शख्स जो रेलिवेंट टैक्स है वो अदा करता है, कम अज़ कम बीइंग द पार्ट ऑफ द चैम्बर सिंस लास्ट 5 years आई कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, ठीक, आई नो इट। सेकेंडली चीज़ ये है कि देखिए आप टैक्सेस ज़रूर लें लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रमोट ना करें, ये एक बहुत बड़ा ज़्यादती की गई है इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रमोट करके और डायरेक्ट टैक्सेस को ना प्रमोट करके। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए आप कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन रेट जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है वो आप इंक्रीज़ करेंगे, और इसका रिजल्टेंट फैक्टर ये होगा कि जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो इफेक्ट होगी। और डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अगर आप देखें तो कुछ भी चेंज नहीं किया गया, वहाँ सिवाय इसके कि डेफिनेशन उस चीज़ की डाल दी गई जो शायद इम्प्लीमेंट भी तब करेंगे जब उनका दिल करेगा। कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लायबल टू रजिस्टर एंड सेल टैक्स। हम बीइंग ए कंपनी, वो मुझे सप्लाई करता है और शेड्यूल 11 में वो कहता है कि अगर वो ATL लिस्ट में नहीं है तो उसको मैं 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू में उसको डिडक्ट करूँगा GST, तो क्या उसका डिडक्ट होगा? और अगर वो सेल टैक्स में है तो कॉटेज इंडस्ट्री, लेकिन सेल टैक्स में रजिस्टर हो जाता है और उधर एक्टिव हो जाता है, तो क्या वो स्टिल फॉल इन कॉटेज इंडस्ट्री? वो 0 रेट पे इनवॉइस इशू करेगा कि बीइंग ए कॉटेज इंडस्ट्री या नॉट? सर, इस पे अगर आप मुझे इजाज़त देना तो मैं एक कमेंट करूँगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सांस लेने के अलावा हर चीज़ पे टैक्स होगा, तो ये चाह रहे हैं। टेक्निकली कॉटेज इंडस्ट्री को भी स्क्वीज आउट कर दिया ना इन्होंने। आप देखें कि उन्होंने 10 मिलियन से उठा के उसको 8 लाख पे ले गए, ठीक है। अब आपने जो बात की बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि वो भी 5% पे वहाँ पे ले गए कि जी टैक्स काटे। अब अल्टीमेटली वो जो 5% कर रहे हैं उसका भी मकसद यही है कि कॉटेज इंडस्ट्री भी समाओ रजिस्टर्ड हो, तो वो जो नज़र आ रहा है कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन के साथ जितना प्ले विद किया जा रहा है आज की डेट में, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में कॉटेज इंडस्ट्री उस तरह से एग्जिस्ट ही शायद नहीं करती, या जो करती भी है वो फिर समहाउ उसकी कॉस्ट सफ़र करेगी, जैसे आप कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी था कि कॉटेज इंडस्ट्री वाला भी रजिस्टर हो जाता है जी जी, और वो इनवॉइस इशू करता है, मैं तो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा हूँ तो मैंने टैक्स चार्ज नहीं करना इस पे, और वो रजिस्टर उसने गलती से करवा लिया अपने आप को, देन व्हाट? नहीं, वो तो फिर जाहिर है बाय लॉ अगर रजिस्टर करा दी और अनरजिस्टर्ड का ही आपने काटना है तो फिर आप रजिस्टर्ड के साथ तो नहीं कर सकते। लेकिन येट अगेन जो मुझे आपकी बात समझ आती उसके पीछे उनकी इंटेंशन यही होगी कि कॉटेज इंडस्ट्री वाला भी रजिस्टर्ड ज़रूर हो, बेशक टैक्स ना दे वो एक अलग बात है, जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है।
ये तो वो फाइनल सेल पे कंज्यूमर से कलेक्ट हो ही जाना उसको, जी जी ऐसे ही, वो तो उस पे हो जाना है। जी जी ऐसे ही। नहीं सर, मैं अगर इस सवाल को जो मुझे समझ आया जी सर। कि जो कॉटेज इंडस्ट्री की टर्म्स हैं जी, कि जी। वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, जी, उसके जी। पास कमर्शियल मीटर नहीं होना चाहिए, जी। उसके पास 10 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, जी सर। और वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो जी सर। अब इनका सवाल ये है कि अगर तमाम कंडीशंस में वो फॉल करता है, जी। वो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसकी जी। सेल भी 80 लाख से ज़्यादा नहीं है, जी, जी। लेकिन वो सेल्स टैक्स में अपने आप को गलती से रजिस्टर करा लेता है, तो जी। चूंकि सेल्स टैक्स में रजिस्टर करा लिया तो उस पे सेल्स टैक्स के तमाम कवानीन लागू होंगे। Exactly, जी, जी, वो बिल्कुल बच ऐसे ही, नहीं हाँ जी, बिल्कुल सकता, वो ऐसे ही, ये नहीं कह 100%। सकता कि मैं गलती से हो हाँ गया जी, तो मैं आपको 100%, सेल्स हाँ, टैक्स नहीं, की बिल्कुल इनवॉइस ये नहीं बात सही दूंगा। है। व्हेन ही इज रजिस्टर्ड आइदर कॉटेज और नॉट, अगर वो सेल्स टैक्स में है तो वो सेल्स टैक्स में हाँ है, जी। वो तमाम कवानीन को फॉलो करेगा। हाँ नहीं, वो बिल्कुल बात आपकी काश सब सही है, लेकिन वो जो बात कर रहे थे ना कि अनरजिस्टर्ड का 5% काटने वाली, तो वो ज़ाहिर है जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो वाली बात नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, एज यू सेड अर्लियर कि ऑब्वियसली वंस यू गेट रजिस्टर्ड यू हैव टू कंप्लाई विद द लॉ। वो अपने को डी रजिस्टर्ड करा दे, वो अप्लाई कर दे, मेरा उनका डी रजिस्टर भी नहीं हो सकता। हाँ, उनका आसानी डी से। रजिस्टर भी नहीं साइन यही है ना, गलती से हो गया। सही। मेरे ख्याल से ये नहीं, जी वैसे मैडम। मेरा ये ख्याल है, इन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि सिवाय सांस के नहीं होगा। ये जो आ गया है ये सांस के ऊपर टैक्स है, ये हमारे सांस बंद करने की कोशिश की जा रही है और हो रहे हैं। कम से कम मैं तो पिछले चंद दिनों से जो है अनप्रिडिक्टेबल सी सांस की वो है जो है वो, मैं कोई और सवाल जी प्लीज। सवाल नहीं है उसमें, बेसिकली मुझे एक जो मेरी अपनी फीलिंग है कि जिस तरह हम चाइना के साथ मिलकर मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो जैसे अमेरिका हमें डायरेक्ट रोकता है तो हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं ठीक है हम आपको डायरेक्ट नहीं रोकेंगे, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपके वो सारे प्रोजेक्ट रोक देंगे और अल्टीमेटली हम अपना गोल इधर से नहीं तो ऊपर से घूम के अपना गोल अचीव कर लेंगे और आपकी सारी जो डेवलपमेंट है रोक देंगे और आप डिसेबल स्टेट हो जाएंगे। इस पे एक लास्ट कमेंट यही करना चाहूँगा ना कि देखिए अभी जो मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की जिसमें मैंने आपको कहा कि आपका एक पावर प्रोजेक्ट जो है वो हिट हो रहा है, तो ये अभी एक न्यूज़ है और ये एक जो क्लैमिटी की एक इशारा है कि जी आपके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हिट हो रहे हैं और आपकी डेवलपमेंट हिट होगी सारी चीज़ से, कि इम्पोर्ट रोक दी जाएगी, सारा कुछ किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो किताब के अल्फाज तब्दील करके तो उन्होंने आपसे जो है एक चीज़ का जो है वो बदला लिया है दूसरे लफ्ज़ों में कि देखिए ना CPEC जो है आपका, frankly speaking, after having a problem of import of plant and machinery, after having a problem of import of the product that you required for the CPEC, your CPEC as of today, as of that supplementary act again becomes a question. ये हमें आज की डेट में कम से कम इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आपका एक बहुत बड़ा माना जाता है कि CPEC ही एक चेंज फैक्टर है, सारा कुछ है, उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर अंडर क्वेश्चन आ गए हैं तो बाकी लोग तो बेचारे कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। शुक्रिया तमाम लीगल फर्टर्निटी जो यहाँ मौजूद है, मीडिया पर्सन मौजूद हैं और स्पेशली जो हमारे डिफरेंट सेक्टर से बिजनेस कम्युनिटी से लोग यहाँ मौजूद हैं। आपके क्वेश्चन आंसर से काफ़ी चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं। कुछ ये किया गया है कि जो एक प्रेजेंटेशन है ये इन डिटेल बनी हुई है, ये हम आपको ईमेल भी कर देंगे और डिफरेंट ग्रुप्स जो है LCCI के उसमें भी आपको मुयसर हो जाएंगी। दूसरा ये है कि ये प्रोग्राम भी रिकॉर्डेड है, अगर आपको चाहें तो इसके हम आपको यूट्यूब में टेल मीडिया के तरफ से हम इसको मुख्तलिफ जगहों पे दे देंगे, आप इसको रिवाइंड करके भी इसको चेक कर सुन सकेंगे। तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपना कन्वीनर साहब जो है हमारे कमेटी के लीगल जो फर्टर्निटी के वाले से भी अपना हसन अली खान साहब मौजूद हैं, काशिफ अनवर साहब हमारे कन्वीनर हैं टैक्सेशन एंड फाइनेंस कमेटी के, कि उन्होंने आज ये अपना जो फर्स्ट एक सेशन जो है कंडक्ट किया मिनी बजट के हवाले से। इस वक्त ये मिनी बजट बहुत हॉट इशू है, इससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और ये तमाम एंड कंज्यूमर में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे दाऊद साहब ने फरमाया है कि इससे आने वाले दिनों में जो हालात हैं काफ़ी तब्दीली होंगी। जैसे CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि लोगों ने इंपोर्ट्स के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, मुख्तलिफ सप्लाईज के एग्रीमेंट्स हैं, उन तमाम में लोगों के आपस के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी और वो उसके अंदर लोगों के कई जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसमें मैं समझता हूँ वायलेशन होगी, कई डिसॉल्व होंगे, कई इश्यूज होंगे। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रिव्यू करें, इस मिनी बजट के अंदर स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लें, उनके साथ मुशावरत करें, फिर ऐसे जो भी कवानीन वो बनाएं। ये नहीं कि FATF जो भी कहे और जो IMF कहे उसको मनोन तस्लीम कर लें। हर चीज़ को स्टैंडर्ड रेट में लाना 17%, तो मैं समझता हूँ इस वक्त की ज़रूरत है कि इसके अंदर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है।
बहुत शुक्रिया तो मेहमानों का आने का। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहता हूँ जी हसन भाई और उनकी टीम के लिए एक दफ़ा फुल क्लैप।